कल रात मैंने सोनम वांगचुक के धरने के खिलाफ एक पोस्ट डाली थी, तो पहली बार अन्य बार से अधिक लोगों ने विरोध भी किया। कुछ शालीन तार्किक विरोध करता है तो मुझे अच्छा लगता है, मगर अब उनकी भाषा ही ऐसी है, या मैं कहूँ कि क्रोध बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों को इस बात का बहुत गुस्से में है कि बार बार प्रयास करने के बाद भी नरेंद्र मोदी जा क्यों नहीं रहा और लगातार नए नए राज्य जीतता जा रहा है, नए नए मापदंड स्थापित करता जा रहा है। तो इस क्रोध में उनके मुंह से गालियाँ निकल जाती होंगी, तो मैं इस बात का गिला नहीं करता, बल्कि उनके विरोध का तर्क क्या है उस पर मैं तलाश करके उस पर उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। तो कोई ख़ास बात नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि बजाय कोई लाफ्टर इमोजी डालने के, बजाय इस आंदोलन का विरोध या समर्थन करने के, हमको गंभीरता से समझना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें हैं क्या। एक तो हम हिंदुस्तान के लोग बड़े भावुक हैं। हम लोग राजनीति को भी भावनाओं की दृष्टि से देखते हैं। महात्मा गांधी ने कपड़े त्याग दिए, लंगोट पहन लिए, भले ही वो अंग्रेज़ों की 5 स्टार जेल में रहते हों, उनकी गाड़ियों में घूमते हों, भले ही वो 65 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य के प्रयोग कर रहे हों, भले ही वो बंगाल में जब मुसलमानों ने भारी संहार किया उसके उपरांत वो शांत बैठे रहे, मगर जब गोपाल पाठा ने बदला लेना शुरू किया तो धरना देकर बैठ गए कि मैं मर जाऊंगा। और हमारे लोग बड़े भावुक हो गए कि देखो महात्मा गांधी लंगोटी बांधकर भूखा मर रहा है। भले ही वो पटेल को मनाने के लिए भूख हड़ताल कर देते हों और बाबा साहब अम्बेडकर को दबाने के लिए भूख हड़ताल कर देते हों, मगर जिन्ना को दबाने के लिए उन्होंने कभी भूख हड़ताल नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जिन्ना मर जाने देगा मुझे मगर बदलेगा नहीं। उन्होंने पाकिस्तान बनने का कभी विरोध नहीं किया, और उन्होंने कभी इस पर भी विचार नहीं किया कि धर्म के आधार पर 2 देश बन रहे हैं तो किस तरह से। ऐसे ही नेहरू के प्रति हम लोग बड़े भावुक हो जाते हैं कि चाचा नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते थे। जब हिंदुस्तान 1000 साल की गुलामी के बाद भूखा, खाली बेरोजगार लोग, आत्महत्या, आपने उस ज़माने की फिल्में देखी होंगी, उसमें हीरो रोज बेरोजगार होता था, भूखा मरता था, लोग भूख से मर रहे थे, और चाचा नेहरू का कुत्ता हवाई जहाज़ में यात्रा कर रहा था, कपड़े उनके लंदन से धुलकर आते थे, सिगार लेने के लिए चार्टर्ड विमान जाता था। तो लोग बड़े भावुक के चाचा नेहरू ने आज़ादी दिलवाई, कैसी जेल में वो रहते थे, किस तरह के उन्होंने नाटक किए, अंग्रेज़ों के साथ मिलते थे और अंग्रेज़ वायसराय की पत्नी के साथ आशिकी लड़ाते थे, तो उनके प्रति भी हम बड़े भावुक हो गए। इंदिरा गांधी जिसने इमरजेंसी लगाई और 90 लाख लोगों की नाजायज़ नसबंदी कर दी, 4 लाख लोगों के घर ढा दिए गए। संजय गांधी एक रास्ते पर जा रहे थे कि वहाँ जंप बना हुआ था, एक जंप, तो गाड़ी उनकी उछल गई, वो किसी मूड में होंगे, नींद में होंगे, तो गाड़ी उछल गई। उन्होंने कहा कि ये क्या था, तो लोगों ने बताया कि एक जंप बना हुआ है, क्योंकि यहाँ एक झुग्गी बस्ती है, वहाँ के बच्चे सड़क पर आ जाते हैं, वो मर न जाएँ, इसलिए ये जंप बनाया गया। तो उसने कहा इस झुग्गी बस्ती को कल को हटा दो, और सुबह को बुलडोजर लगाकर उस सारी झुग्गी बस्ती को तोड़ दिया गया, उन लोगों को भगा दिया गया। छोटे छोटे बच्चों की नसबंदी की गई, 15 साल 12 साल के बच्चों की नसबंदी। 50-60 हज़ार से ज़्यादा लोग असुरक्षित नसबंदी के कारण मर गए, मगर इंदिरा गांधी ने भिंडरवाला को खड़ा किया, बाद में भिंडरवाला को मरवा दिया अपने गुस्से के कारण। उसी भिंडरवाला की मौत के कारण, हरमंदिर साहब के बुर्ज को तोड़ने के कारण इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। तो हम लोग इतने भावुक हो गए कि हाँ, इंदिरा गांधी मर गई। और राजीव गांधी जो 12वीं पास था, जिसको राजनीति का कोई अनुभव नहीं था, उसको 400 सीट दे दी। तो राजनीति भावनाओं से नहीं चलती। एक व्यक्ति लद्दाख से आया है और यहाँ आकर वो भूख हड़ताल कर रहा है, और आज 19वां दिन हो गया, 20वां दिन हो गया भूख हड़ताल में, वो कमज़ोर हो गया। मैं ये कहता रहा हूँ कि वो कोई ना कोई एनर्जी लेता रहा, उसके चेहरे की चमक बताती है, मगर मैं ये मानता हूँ 100% भूखा भी है। ये मान लो कि 100% भूखा है सोनम वांगचुक। तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि उसके नाम पर तो फिल्म बन गई। तो फिल्म तो हाथी मेरा साथी भी बनी है, मेरा नाम जोकर भी बनी है, रावण भी बनी है। फिल्म बनने से कोई आदमी महान थोड़ी हो जाता है। हमको ये देखना पड़ेगा कि सोनम वांगचुक है कौन। आज डिजिटल का ज़माना है, इतनी जानकारियाँ भरी पड़ी हैं, और आप
आप भावुक हो जाते हैं कि देखो एक आदमी भूखा मर रहा है। वो सोनाक्षी खान, उसकी सोनाक्षी सिन्हा थी पहले, अब सोनाक्षी जावेद खान बन गई है, स्वरा अहमद खान, वो सारी। अब देखा नहीं जाता, एक आदमी भूख से मर रहा है। अब भैया 140 करोड़ लोगों के भविष्य का सवाल है, उनकी रोटी का सवाल है, उनकी व्यवस्था का सवाल है। एक आदमी के भूखे मरने से सारी सरकार बदल दें क्या? सारे मंत्रालय को बदल दें क्या? क्या कानून और संविधान इस आधार पर बदले जाएंगे कि एक आदमी पहाड़ों से आकर यहाँ भूखा मर रहा है इसलिए संविधान को बदल दो? और सोनम वांगचुक कौन है? एक कांग्रेस के राजनेता का बेटा है जो जम्मू कश्मीर की सरकार में मंत्री रह चुका है। अब कांग्रेस के राजनेता का चरित्र कैसा होगा, इसको समझने के लिए आपको ज़्यादा देर लगाने की, ज़्यादा दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। उसके पास कितना माल होगा, कितना पैसा होगा, कितना संपन्न होगा, कितनी हेरा फेरी, दाव पेच, पत्तेबाजी, उठापटक उसने की होगी, तब वो जाके कांग्रेस का मंत्री बना होगा। उसका बेटा है सोनम वांगचुक। और जब 370 हटाया गया और ये लगातार मांग करते थे कि हमारे लद्दाख की संस्कृति अलग है, हम लोग अलग तरह के लोग हैं, इसलिए हमको कश्मीर से अलग किया जाए और हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए या केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए, तो सरकार ने उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो पहला व्यक्ति सोनम वांगचुक था जिसने सरकार को धन्यवाद दिया कि आपने हमको मुक्त कर दिया है। आज किससे मुक्त कर दिया है? कश्मीर के लोगों से मुक्त कर दिया है। तो मालूम है कि लद्दाख में कितने प्रतिशत कश्मीरी रहते हैं, कितने प्रतिशत मुसलमान रहते हैं? 48% मुसलमान रहते हैं। आज बहुमत मुसलमान का है लद्दाख में। आप कह रहे हैं कि हमको आज़ाद कर दिया, आपने बड़ा अच्छा कर दिया, बड़ी मेहरबानी कर दी, और आपने धर्मेंद्र प्रधान से मिलकर उसको शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए धन्यवाद दिया। और सरकार ने आपको 150 एकड़ ज़मीन आपको यूनिवर्सिटी बनाने के लिए दे दी। मगर आप तो जॉर्ज सोरोस से फंडिंग लेने लगे। आप तो बांग्लादेश में जाकर उस आदमी से मिलने लगे जिसको अमेरिका ने बांग्लादेश में प्लांट किया था। आप तो सरकार को इस बात की धमकी देने लगे कि अगर हम वहाँ से हट गए, हमने सुरक्षा नहीं की, तो चीन भारत में घुस जाएगा। आप तो कश्मीर में रेफरेंडम कराने का, नेहरू जी के ज़माने से सब जानते हैं कि कश्मीर में आज जनमत संग्रह करा लो, आज एक भी वोट भारत के पक्ष में नहीं मिलेगी। आप तो कश्मीर में रेफरेंडम कराने का, आपने लोगों को नकली डिग्रियां बांट दी। आपके पास तो डिग्री बांटने का अधिकार भी नहीं है। और कौन से वैज्ञानिक हैं जी आप? कौन सा आपने खोज की है, वैज्ञानिक खोज? और कौन सा पेटेंट आपके नाम है? एक भी पेटेंट आपके नाम नहीं है। मूल रूप से सोनम वांगचुक के डीएनए में पॉलिटिक्स है। उसके पिता पॉलिटिशियन थे, वो पॉलिटिक्स करना चाहता है। केजरीवाल की तरह पॉलिटिक्स करके एकदम से ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ जाना चाहता है, इसलिए वो धरना दिए बैठा है। और उस आदमी के धरने पर, जिसकी यूनिवर्सिटी नकली है, जिसके पास कोई वैज्ञानिक खोज का प्रमाण नहीं है, उसके कहने पर भारत के शिक्षा मंत्री को बदल दिया जाए। मैं कहता हूं कि शिक्षा मंत्री पर भारत की सरकार को पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। जो व्यक्ति योग्य, अब उत्तर प्रदेश में बिजली परेशानी कर रही है तो बिजली मंत्री पर पुनर्विचार करना चाहिए, इसमें क्या अजीब बात है। मगर इस आधार पर कि वहाँ एक व्यक्ति की यूनिवर्सिटी की ज़मीन कैंसिल कर दी गई और उसको कोई मान्यता नहीं मिल पाई, इसलिए शिक्षा मंत्री को हटा दिया जाए। सोनम वांगचुक नाम के एक महान वैज्ञानिक जिनके नाम पर फिल्म बन चुकी है, वो धरना दिए बैठे हैं, इसलिए शिक्षा मंत्री को हटा दो। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सरकार है, ऐसे ही हटा दो शिक्षा मंत्री को कि वो धरने पर बैठा है। और वो फ्रॉड केजरीवाल जैसे डाल पर बैठा हुआ गिद्ध देखता रहता है ना कि कब ढोर मरेगा और मैं उसे खाने आऊँगा, लगातार इंतज़ार कर रहा था। और कल जब सूचना मिली कि केजरीवाल वहाँ आने वाले हैं तो मैं भी बड़ा भावुक हो गया था। मैंने कहा यह आदमी भूखा मर रहा है कि केजरीवाल आएंगे और इन्हें सूप पिलाएंगे और बड़े भावुक हो जाएंगे, कहेंगे भैया वांगचुक आप देश की धरोहर हैं, आप लद्दाख के लिए लड़ते रहे हैं, आप ऐसे भूखे भूखे मत मरो। मगर केजरीवाल तो बहुत खुश था, हंस रहा था, बाछे खेल रही थी। जैसे किसान अपनी पकी हुई फसल को देखकर खुश होता है, ऐसे खुश था केजरीवाल। वहाँ आकर खुश हो रहा है, मंच पर लोगों को भाषण दे रहा है। पहली बार बहुत दिनों बाद इतनी भीड़ देखने को मिली होगी केजरीवाल को, कहाँ लोग देखने को आते हैं।
तमाशा देखने बहुत भीड़ आई हुई थी, पत्रकार आए हुए थे, मीडिया आई हुई थी, और कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर सोनम वांगचुक को। जिस आदमी की विदेशी फंडिंग जाहिर हो चुकी है, जांच हो चुकी है, जिस आदमी ने जॉर्ज सोरोस जो भारत विरोधी उसकी संस्था से पैसे लिए हैं, FRCS के अंतर्गत विदेशी फंडिंग पर बैन लग चुका है, उस आदमी को भारत का शिक्षा मंत्री बना दो, बिना चुने हुए, बिना चुनाव लड़े हुए। तो मजाक मत बनाओ यार, देश के लोकतंत्र का तार्किक तरीके से सोचो। मैं कहता हूँ तार्किक तरीके से सोचो। और मैं ये आपसे अनुरोध करता हूँ, बहुत सारे विपक्ष के लोग आ जाते हैं, बहुत अभद्र टिप्पणी करते हैं, तार्किक बात करो ना यार, मैं भी कुछ सीखूंगा, मैं आपसे सीखूंगा। हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ, मैं हो सकता है बहुत सारी दिशाओं में गलत सोचता हूँ। आपको तर्क निकाल के लाओ, देखो ये आदमी के पास ये विशेषता है, ये इसने पेटेंट कराया है, ये इसने वैज्ञानिक इसकी उपलब्धि है, आप गलत कह रहे हैं और संघर्ष के लिए लड़ा था, तो मैं भी इस तरह की पोस्ट करनी बंद कर दूंगा। तो आप बुद्धिजीवी हैं और आप जैनजी हैं, आप 21वीं सदी में जी रहे हैं जो सूचना की क्रांति का युग है। तो आप सोचिए और गंभीरता से देखिए कि इस पूरे षड्यंत्र, पूरे ड्रामे के पीछे क्या है, और कैसे इसको वामपंथियों ने और मुसलमानों ने कैप्चर कर लिया है, और कैसे वो दूसरे लोगों के हाथ का खिलौना बन गया है और उसका हम समर्थन करना चाहते हैं, और कैसे वो पार्लियामेंट पे हमला करके, पथराव करके 2-4 लोगों को मरवा देना चाहता है। नरेंद्र मोदी की सरकार का विरोध करने का आपको पूरा अधिकार है, मगर लोकतांत्रिक तरीके से कीजिए ना। आप लोगों को तार्किक तरीके से समझाइए कि हम ये देंगे, ये नहीं दे पा रहे हैं, हम ये देंगे, हमारे पास ये बेहतर है, हमारे पास ये बेहतर सोच है। हमारा नेता, ये अलग बात है कि वो 1 महीने में विदेश से आया है और पता नहीं कहाँ गया, क्या घोटाले करता है। कई लोग तर्क देते हैं कि सरकार को तो पता ही होता है कि वो कहाँ गया है, तो होगा सरकार को पता, कांग्रेस के लोगों को पता नहीं होता है और जनता को पता नहीं होता है। तो आप बताइए ना कि उसकी ये विशेषता है कि वो आएगा तो ये विशेषता देगा। पांडवों ने GST नहीं लगाया था, ऐसी बातें करने वाला व्यक्ति। तो मैं चाहता हूं कि एक तार्किक बहस शुरू हो और आप आएँ और मेरी पोस्ट पर तर्क दें, अन्यथा जरा गहराई तक जाकर इस फर्जी फ्रॉड आंदोलन का पता कीजिए कि किन उद्देश्यों के लिए किया गया है, कौन लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, कहां से पैसा आ रहा है, क्या उनके धूर्त उद्योग हैं, क्या इनकी देशद्रोहिता रही है, जो लोग विदेश भाग गए, जो लोग देश का विरोध करते रहे हैं, चीन का समर्थन करते रहे हैं, पाकिस्तान की मीटिंग में जाकर वहाँ से शिक्षा लेकर आते रहे हैं, बांग्लादेश में वहाँ का जो अमेरिका का प्लांटेड राष्ट्रपति था उसके गले मिलते रहे हैं, वो लोग किस उद्देश्य से यहाँ बैठे हैं, इसका पता करके उसके बाद मेरी पोस्ट पर उत्तर दीजिए। नमस्कार।